नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बात में। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर इलेक्शन कैंपेन अब आखिरी चरण में है। कल शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आखिर वक्त में राजनीतिक पार्टियां भी पूरी ताकत लगा रही हैं। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रैलियां हुई, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की पूरी फौज आज मैदान में थी। राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा समेत तमाम नेताओं की रैलियां और रूट शो हुए। ममता बनर्जी ने आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से नेताओं के साथ साथ फर्जी वोटर्स भी ला रही है। इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ही परेशान कर रहा है। सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। बंगाल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता कितना भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन बंगाल के लोग अब ममता की बातों में आने वाले नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। हो सकता है बीजेपी को 2/3 बहुमत मिले। हेमंता ने भी कहा कि अब बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने वाला है, घुसपैठियों की शामत आने वाली है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे योगी आदित्यनाथ। योगी ने वेस्ट मिदनापुर में, पिंगला और गढ़बेता में जनसभाएं की। अपनी रैलियों के दौरान योगी का फोकस बिल्कुल क्लियर था, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन। पिंगला की रैली में योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में आने की खुली छूट देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गाय का कटना और हिंदू वोटों का बंटना दोनों बंद हो जाएंगे। टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। चूंकि बंगाल के पहले राउंड की ज्यादातर सीटें नॉर्थ बंगाल में हैं, जो असम के बहुत करीब है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बंगाल के इस हिस्से का असम से एक नजदीकी संबंध रहा है। इसलिए नॉर्थ बंगाल में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज हेमंता ने सिलीगुड़ी में एक रैली की और वहां उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी को मुगलों से प्रेम है, हिंदुओं से नफरत है, और इसलिए इस बार बंगाल के हिंदू ममता के चक्कर में नहीं फंसेंगे। 200 से भी ज्यादा सीट लेके आएगा। हाँ, ठीक है, 200 सीट से भी ज्यादा सीट मिलेगा इस बार। ममता दीदी बाबर, हुमायूं और औरंगजेब को प्यार करते हैं, प्रभु श्री राम को नफरत करते हैं। बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले आज ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा। टीएमसी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने वाली कंपनी आईपैक ने बंगाल में कामकाज बंद कर दिया। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ताला लग गया है। कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि फिलहाल बंगाल में कंपनी अपना काम बंद कर रही है। कोलकाता की गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में, जहां पर आईपैक का दफ्तर है, वहां आज कोई एम्प्लॉय नहीं आया। कंपनी ने सबको 20 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है और उनसे कहा है कि अब 11 मई के बाद आगे के कदम के बारे में फैसला किया जाएगा। बंगाल में इस बार एक वोट के लिए कड़ा मुकाबला है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पार्टियां ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके सपोर्टर्स वोटिंग के दिन को पोलिंग बूथ तक पहुंचें। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाह राजनीतिक दलों के इस काम को आसान बना रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली है कि जो लोग इस बार वोट नहीं डालेंगे उनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। इसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो जाएगा और अगली बार जब SIR होगा तो उनके बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे। इस तरह की अफवाहों का असर यह हो रहा है कि जो लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए हैं, वो अपना काम धाम छोड़कर बंगाल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में परसों वोटिंग होगी और कैंपेन के लिए सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। इसलिए आखिरी वक्त में सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने अगले 2 दिन तक तमिलनाडु में ड्राई डे का आदेश दिया है। मतलब अगले 2 दिन तक तमिलनाडु में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कल शाम 5 बजे के बाद बाहरी लोगों को विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा। चूंकि कैंपेन आखिरी दौर में है, इसलिए आज राहुल गांधी भी तमिलनाडु पहुंचे। अरविंद केजरीवाल भी स्टालिन के लिए वोट मांगने गए। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली में रैलियां की।
राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर तमिल संस्कृति को खत्म करना चाहती है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए तमिलनाडु को चलाना चाहते हैं, इसलिए तमिलनाडु के लोगों को सावधान रहना चाहिए। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस के नेता डीएमके के साथ जॉइंट रैलियां नहीं कर रहे हैं, मंच पर कहीं एक साथ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली में थे। दूसरी तरफ स्टालिन ने आज चेन्नई में प्रचार किया। स्टालिन को सपोर्ट करने आज अरविंद केजरीवाल गए हुए थे। उन्होंने स्टालिन के साथ रोड शो किया, स्टालिन को अपना भाई बताया, डीएमके को वोट देने की अपील की। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में जीरो है। स्टालिन राहुल के साथ कैंपेन तक नहीं करना चाहते, लेकिन राहुल मजबूर है। वो कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए तमिलनाडु में आकर स्टालिन का ढोल बजा रहे हैं। I believe Rahul Gandhi ji should worry about Congress, which is non-existent in Tamil Nadu, instead of blaming about other parties. His party is literally zero. Cadre strength is zero. And then he doesn't want to campaign with Mr. M.K. Stalin. He wants to do a separate campaign. And M.K. Stalin ji doesn't want to campaign with Rahul. He wants to do a separate campaign. तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के अलायंस और एआईएडीएमके के बीजेपी के गठबंधन के अलावा एक तीसरी ताकत है, सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके। तमिलनाडु में विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उन्होंने चुनाव से पहले टीवीके पार्टी बनाई। वो पहली बार चुनाव के मैदान में है। आइए बात गुजरात की करते हैं। चुनाव गुजरात में विधानसभा के चुनाव तो 6 महीने के बाद होने हैं, लेकिन वहां अभी भी चुनावी माहौल है, क्योंकि गुजरात में इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। गुजरात की लोकल बॉडीज में बीजेपी के 700 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ 200 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती थी। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लोकल बॉडी के जरिए गुजरात में अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। गुजरात में 26 अप्रैल को 393 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होना है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और तहसील पंचायत की कुल 9,966 सीटों पर वोटिंग होगी। 721 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब बाकी बची 9,345 सीटों के लिए मतदान होगा। अब बात उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया है। मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस लागू किया जाएगा। मदरसा बोर्ड का सिलेबस अब नहीं चलेगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो पढ़ाई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होती है, जुलाई से वही सिलेबस मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा, और जो मदरसे इस सिलेबस को लागू नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के शराब घोटाले के केस में आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही अब इस केस की सुनवाई करेंगी। दरअसल केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस की सुनवाई से हटाने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की पिटीशन खारिज कर दी और खुद को सुनवाई से अलग करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने पिटीशन पर सुनवाई के दौरान खुद ही अपनी दलीलें पेश की थी। कोर्ट में कहा था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस से जुड़े लोगों के कार्यक्रमों में जाती हैं, इसलिए उन्हें उनकी निष्पक्षता पर संदेह है। आगे बढ़ते हैं। नासिक में धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली। नासिक की लोअर कोर्ट ने आज निदा खान की याचिका पर सुनवाई की। वकील ने मेडिकल ग्राउंड्स पर अपनी दलीलें पेश की। कहा कि निदा खान प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए, वो जांच में सहयोग करेंगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी की वकील किरण बेटभर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि निदा खान पर एलिगेशंस बहुत गंभीर हैं। धर्मांतरण के अलावा अट्रॉसिटीज के भी आरोप हैं, इसलिए उनका पक्ष सुना जाए, आरोपी से पूछताछ जरूरी है, अग्रिम जमानत ना दी जाए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है और अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका और ईरान इसे एक्सटेंड करेंगे या नहीं। मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत पर अभी भी सस्पेंस है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से अगले दौर की बातचीत को लेकर अभी उसने कोई फैसला नहीं किया है। उधर अमेरिका इस्लामाबाद में प्रस्तावित दौर की बातचीत को लेकर आगे बढ़ चुका है। अमेरिका के 2 प्लेन्स रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील मुमकिन है और इस्लामाबाद में बातचीत पॉजिटिव रही तो वो खुद भी पाकिस्तान जा सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो ईरान के पावर स्टेशंस को, ब्रिजेस को तबाह कर देंगे।